हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजन की क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के द सन्ने राइजिंग चैप्टर के स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन की। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट या पैसेज करके एक क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको पैसेज दिए होते हैं और उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे द सन्ने राइजिंग चैप्टर का, जो कि जॉन डन्ने द्वारा लिखा गया एक पोयम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है। दोस्तों, स्टैंजा नंबर 1 में जॉन डन सूर्य से डायरेक्टली बात करते हैं और उन्हें निंदित करते हैं और बोलते हैं, बिजी ओल्ड फुल अनरूली सन, हे मूर्ख व्यस्त अनियंत्रित सूर्य, वाई डज दो दस, तुम ऐसा क्यों करते हो, थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन कॉल ऑन अस, तुम बिना किसी के अनुमति के किसी के भी कमरे में उनकी खिड़की और उनके पर्दे के माध्यम से चले जाते हो, मस्ट टू दी मोशंस लवर सीजन रन्स। और ये बोलते हैं कि अगर तुम किसी प्रेमिका या प्रेमी के कमरे में चले जाते हो जो प्रेम कर रहे हैं, जिनको किसी भी काम से मतलब नहीं है, उन्हें सुबह होने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किसी काम पे नहीं जाना है, तुम उन्हें क्यों परेशान करते हो। तो दोस्तों, ये स्टैंजा नंबर 1 था और इसमें पोएट कहना चाहते हैं कि तुम ऐसा मत किया करो, क्योंकि इससे प्रेमी और प्रेमिकाओं को परेशानी होती है और उन्हें काम करने की चिंता होती है। तो दोस्तों, ये था स्टैंजा नंबर 1 और चलिए देख लेते हैं इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, बात करें रेफरेंस की तो यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द जॉन डन्ने पोएम एंटाइटल्ड द सन्ने राइजिंग। तो ये आप रेफरेंस याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में इसे लिख सकते हैं। और बात करें कॉन्टेक्स्ट की तो कॉन्टेक्स्ट में वही छोटा सा पूरा, मतलब आपको तो मालूम है कि प्रसंग लिखना होता है, तो प्रसंग ही दिया है। इन दिस गिवन लाइन्स द पोएट एड्रेसेस द सन एज अ बीजी फुल बिकॉज द रे ऑफ द सन एंटर इनटू द रूम ऑफ द पीपल विदाउट टेकिंग एनी परमिशन। दोस्तों, प्रसंग में जो पोएट है वो कहता है, इन पंक्तियों में, ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं, इसमें पोएट जो है वो बोलता है सूर्य से कि वो एक मूर्ख है, क्योंकि उसकी किरणें जो हैं वो किसी के भी रूम में बिना परमिशन के घुस जाती हैं। तो आप इसे प्रसंग के लिए यानी कॉन्टेक्स्ट के लिए लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, बात करें अगर एक्सप्लेनेशन की तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दिया गया है, द पोएट एड्रेसेस सन एज अ बिजी फूल, इट इज़ अनकंट्रोल्ड, इट डज नॉट रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पर्सन, पोएट वांट्स टू नो वाई इट इंटर्स एनी पर्सन रूम थ्रू द विंडोज़। दोस्तों, यहाँ पे जो पोएट है वो सूर्य को व्यक्त करता है एक व्यस्त मूर्ख की तरह, और वो बोलता है इट इज़ अनकंट्रोल्ड, यानी यह अनियंत्रित है। इट डज नॉट रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पर्सन, यह किसी के भी बस में नहीं रहता, किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता। पोएट वांट्स टू नो वाई इट इंटर्स एनी पर्सन रूम थ्रू द विंडोज़, जो कवि है वो जानना चाहता है कि ये क्यों किसी के भी कमरे में उनकी बिना परमिशन के घुस जाता है, उनसे बिना इजाज़त लिए घुस जाता है। वाई डज इट इंटर द रूम ऑफ द पर्सन क्रॉसिंग द कर्टन ऑफ द रूम, जो ये बोल रहे हैं कि ये क्यों किसी के भी कमरे के जो पर्दे लगे होते हैं उनके रास्ते उनके रूम में चला जाता है। रे ऑफ द सन इंटर पीपल्स रूम विदाउट परमिशन, जो सूर्य की किरणें हैं वो लोगों के कमरे में पहुंच जाती हैं बिना किसी परमिशन के। द पोएट सेज दैट लवर्स डू नॉट केयर अबाउट द राइज ऑफ द सन, जो कवि है वो बोलता है कि जो लवर्स होते हैं, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उनको कोई भी मतलब नहीं होता सूर्य राइज होने का, यानी सुबह होने का। एट द एंड ऑफ द नाइट दे आर नॉट इन हरी टू स्टार्ट देयर बिजनेस, और जब रात्रि काल खत्म होता है, यानी रात्रि जब खत्म होता है, तो उनको कोई जल्दीबाजी नहीं होती है उनकी बिजनेस यानी कि उनके धंधे पानी की शुरुआत करने की। एंड अपियर इन द मॉर्निंग विद द रे ऑफ द सन, और उन्हें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है कि सुबह के वक्त वो सूर्य के रोशनी के साथ अपीयर हों। तो दोस्तों, ये था एक्सप्लेनेशन। अब चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टैंजा की और देखते हैं दूसरा स्टैंजा क्या कहता है। तो यहाँ पे दिया गया है, सॉसी पेडेंटिक्यूर रेच गो चाइल्ड, लेट स्कूल बॉयज एंड सॉरी प्रेंटिसेस, गो टेल कोर्ट्स एंड मैंस दैट द किंग विल राइड, कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पोएट है बोलता है, सौसी मतलब होता है दृष्ट, और पेडेंटिक मतलब ज्ञानी जो कि अहंकारी हो, और रिच मतलब होता है ये कि अहंकारी की तरफ ही समझिए कि मतलब ये
नीच समझ लीजिए, नीच इसको कहता है, रिच मतलब होता है नीच। तो जो पोएट है वो बोलता है सॉसी पेडेंटिक रिच गो चाइल्ड, मतलब दृढ़ ज्ञान होते हुए भी अहंकारी और नीच जाओ, चाइल्ड मतलब डांटना, जाओ और डांटो, लेट स्कूल बॉयज, जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, बॉयज एंड सौरे अप्रेंटिसेस, सौरे मतलब होता है तो प्रशिक्षु, जो प्रशिक्षु होते हैं उनको। तो पोएट बोलता है कि जाओ और उनको डांटो जो स्कूल के लिए बच्चे लेट हो रहे हैं, और उन प्रशिक्षुओं को डांटो। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, जाओ और उन राजाओं के सेवकों को डांटो जो कि राजा के साथ शिकार पर जाने वाले हैं। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज, और जाओ उन चींटियों को डांटो जो कि अपना खाना अन्न संग्रह नहीं कर रही हैं और वो अन्न संग्रह करें। दोस्तों ये लाइन जो है वो थोड़ा विवादित है, क्योंकि कुछ लोग इसे अलग अलग व्यू से देखते हैं। कोई बोलता है कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस को कि ये किसानों को बोला गया है, कंट्री एंड्स का मतलब यहाँ पे किसानों को लिया गया है कि जाओ और किसानों को बोलो कि उनके हार्वेस्ट ऑफिसेस मतलब वो अपने खेत को हार्वेस्ट करें, यानी उसमें काम करें। और कोई बोलता है कि ये चींटियों के लिए है और चींटियाँ जो अन्न संग्रह करती हैं उनके लिए है। तो दोस्तों ये बहुत ही पुरानी कविता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा मतलब लोग अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ये 1600 कुछ ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ पे ये कुछ मामला पेचीदा हो जाता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो यहाँ पे हम कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस को यही समझेंगे कि ये किसानों के लिए बोला गया है, क्योंकि अगर हार्वेस्ट ऑफिसेस की बात आती है तो वही हो सकता है। और कंट्री एंड्स के लिए तो समझ लीजिए कि कंट्री के एंड्स यानी देश के किसानों को ही लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था स्टैंजा नंबर 2, और आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या कहना चाहते हैं पोएट। तो इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों बात करें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की, तो यहाँ पे रेफरेंस मैंने पिछले रेफरेंस से थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन मीनिंग वही है। आप वो भी रेफरेंस लिख सकते हैं और ये भी रेफरेंस लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। लेकिन किताबों में कई तरह के रेफरेंस दिए होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कई तरह के रेफरेंस दिए हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि कौन सा लिखे कौन सा ना। तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे वो ही एग्ज़ाम में लिखें। तो ये रेफरेंस मैंने दिया है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सन राइजिंग कंपोज्ड बाय जॉन डन्ने द फादर ऑफ मेटाफिज़िकल पोएट्री। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है द फादर ऑफ मेटाफिज़िकल पोएट्री। ये मतलब ये मेटाफिज़िकल पोएट्री के फादर थे, इनको फादर उनका मेटाफिज़िकल पोएट्री का जनक इनको माना जाता है, इसीलिए द फादर ऑफ मेटाफिज़िकल पोएट्री लगाया गया है। नहीं तो आप यहीं तक केवल लिख सकते हैं कंपोज्ड बाय जॉन डन्ने तक। तो ये था रेफरेंस दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी रेफरेंस लिख सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट में क्या है। ये छोटा सा जो है, द पोएट टेल्स दैट सन इज़ फुल ऑफ प्राइड एंड लाइक अ एरोगेंट स्कॉलर मेक टू मच शो ऑफ नॉलेज। जो पोएट है वो बोलता है कि द पोएट टेल्स दैट सन इज़ फुल ऑफ प्राइड, कि सन जो है वो घमंड से भरा पड़ा है, एंड लाइक अ एरोगेंट स्कॉलर, और एक अभिमानी बुद्धिमान की तरफ है। स्कॉलर मतलब बुद्धिमान होता है या पंडित होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो जिसके पास ज्ञान का अहंकार हो, और ज्ञानी है जो कि अहंकार की तरह है। मेक्स टू मच शो ऑफ नॉलेज, ये जो इसके पास ज्ञान है ये ज्ञान को अहंकार की तरह प्रदर्शित कर रहा है और इसका बहुत ही ज़्यादा दिखावा कर रहा है। तो पोएट यहाँ पे यही बोलना चाहता है कि जो सूर्य है वो एक अहंकारी ज्ञानी की तरह है और वो अपने ज्ञान का दिखावा कर रहा है। तो दोस्तों ये था कॉन्टेक्स्ट। अब चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। दोस्तों बात करें अगर एक्सप्लेनेशन की, तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि ये कविता बहुत ही पुरानी है, तो इसमें कुछ लोग कुछ बात मानते हैं, कुछ लोग कुछ बात मानते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी अलग अलग लोग मानते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो जो मैंने पीछे आपको समझाया उसके बिल्कुल उल्टा है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है द पोएट सेज दैट द सन इज अनकंट्रोल्ड। ये तो सही है कि जो सन है वो अनकंट्रोल्ड है और अनियंत्रित है, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लाइक एरोगेंस, और एक घमंडी की तरह वह अनियंत्रित है। इट डिस्प्ले इट्स नॉलेज, वह अपने ज्ञान का दिखावा करता है। इट फ्राइटेंड द स्कूल चिल्ड्रेन, यह बच्चों को डराता है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको डराता है। दोज हु वरी अबाउट रीचिंग स्कूल ऑन टाइम, जो कि डरते हैं
अपने स्कूल पर टाइम से पहुंचने से, कि वो लेट ना हो जाएं, क्योंकि सूर्य जब निकल आता है तो उन्हें डर लग जाता है। लेकिन पीछे हमने एक्सप्लेनेशन किया तो वहाँ पे हमने देखा कि जो सूर्य है उसे जाके बच्चों को डांटना चाहिए, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बच्चे हैं इससे डर जाते हैं। तो ये पोएम बहुत पुराना होने की वजह से इसका मीनिंग कुछ लोग ये निकालते हैं और कुछ लोग वो निकालते हैं। तो बेटर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा समझते हैं और आप कौन सा लिखते हैं। और अपने स्कूल के टीचर से एक बार बात कर लें कि मैं कौन सा एग्ज़ाम में लिखूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ही आल्सो इंटिमिडेट्स क्लाइमेट्स द किंग सर्वेंट्स हु हैव टू अकम्पनी द किंग इन हिज हंटर। और यहाँ पे बताते हैं कि ये उन सेवकों को भी डराता है जो कि राजा के साथ शिकार पर जाने वाले हैं। दिस इज़ ए सोर्स ऑफ फियर फॉर एंड्स हु आर बिजी विथ फूड कलेक्शन। और यह उनके लिए भी डर का स्रोत है, डराता है, जो कि चींटियां हैं और अपना खाना इकट्ठा करती हैं। अगर सूर्य निकल जाता है तो वो भी डर जाती हैं कि अब वो खाना इकट्ठा नहीं कर पाएंगी। द पोएट डोंट लाइक दिस एक्टिविटीज़ ऑफ सन। जो कवि है वो इन क्रियाओं को लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता। जो सन की ये क्रियाएं हैं, किसी को मतलब डराना, ये पसंद नहीं करता। ही सेज दैट द लवर डू नॉट केयर ऑफ द सीजन और चेंज ऑफ क्लाइमेट। पोएट है जो बोलता है कि जो लवर्स हैं, जो प्रेमी हैं, वो सीजन्स या मतलब कि मौसम और किसी भी महीने और साल से उनको कोई मतलब नहीं लेना रहता है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा महीना है, कौन सा सीज़न है। वो अपना प्यार जारी रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। और ये पोएम जिस तरह से है उस तरह से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है और इसे कौन कौन से लोग क्या क्या कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार खुद विचार कर लें और उसके बाद इसका उत्तर एग्ज़ाम में लिखें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, और नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है। तो दोस्तों, बात करें अगर नेक्स्ट स्टैंजा की, तो यहाँ पे दिया है लव ऑल अलाइक, नो सीजन नो नार क्लाइम, नार हावर्स डेज मंथ्स विच आर द रेज ऑफ टाइम, द बीम्स सो रिवरेंट एंड स्ट्रांग, वाई शुडंट दो थिंक। दोस्तों, यहाँ पे जो पोएट है वो बोलता है लव ऑल अलाइक। लव जो है वो दूसरों से अलग है। नो सीजन नो, ये कोई भी मौसम नहीं जानता, नार क्लाइमेट, और ना ही क्लाइमेट जानता है। नॉर हावर डेज, ना ही ये दिन जानता है, ना ही महीने जानता है। विच आर द रेज ऑफ टाइम, जो कि समय के टुकड़े हैं। जैसे कि अगर आप मानते हैं घंटों और डेज़ को, तो ये समय के केवल टुकड़े हैं इनको समय से व्यक्त किया गया है कि इतने घंटे इतने समय। लेकिन जो लव है उसे इस सब से कोई मतलब नहीं है। जो प्रेम है उसे इस सब से कोई मतलब नहीं है, ना मौसम से, ना सीजन से, और ना ही दिन महीनों से। तो पोएट बोलता है कि ये मौसम से नहीं डरता, तो ये तुमसे तुम्हारे उगने से नहीं डरेगा। द बीम्स सो रिवरेंट एंड स्ट्रांग, तुम्हारी किरणें जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग और चमकदार हैं। वाई शुडंट डू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। पोएट जो है बोलता है कि तुम्हारी किरणें हैं जो वो बहुत ही स्ट्रांग है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, जो कि ऐसा है नहीं। तो दोस्तों, ये था स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। अब चलिए देखते हैं इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो कि हम एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो दोस्तों, बात करें रेफरेंस की, तो रेफरेंस तो यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा अलग किया है, तो इसे आप याद कर लें। इसमें जो भी रेफरेंस आपको अच्छा लगे वही एग्ज़ाम में लिखें। तो यहाँ पे रेफरेंस है, दिस लाइन्स अकर्स इन द पोएम द सन राइजिंग कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट जॉन डन्ने। तो इसका भी वही मतलब है कि जो ये ऊपर की पंक्तियाँ दी हुई हैं ये सन राइजिंग चैप्टर से ली गई हैं, जिसको कंपोज यानी कि लिखा है ग्रेट पोएट यानी महान कवि जॉन डन्ने ने। और इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया है, द पोएट सेज दैट द रे ऑफ सन आर वेरी ब्राइट and powerful and respectful, yet it should not feel proud of its power and glory because lovers do not care of seasons। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पोएट है वो बोलता है कि जो सन की किरणें हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं और पावरफुल हैं यानी चमकदार और बहुत शक्तिशाली हैं। हमें उनका रिस्पेक्ट है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। बट जो सूर्य है उसको इसके बारे में घमंड नहीं करना चाहिए कि उसके पास चमकदार और शक्तिशाली किरणें हैं। बिकॉज लवर्स डू नॉट केयर ऑफ सीजन, क्योंकि जो लवर्स हैं वो इसको मानते नहीं, ना ही उनको इससे कोई मतलब है, और वो सीजन्स को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, ये था कॉन्टेक्स्ट। अब चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन।
तो दोस्तों बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इन दिस गिवन वर्स द पोएट सेज दैट लवर्स डू नॉट केयर अबाउट द वेदर और द चेंज ऑफ क्लाइमेट. He also says that the ray of the sun is very bright and powerful, yet he should not be proud of his power, because lovers are indifferent to the rise of the sun, as they can still go with love even after the sun rises. दोस्तों ये तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि ये स्टैंजा क्या कहता है, फिर भी मैं इसका हिंदी में अनुवाद सुना देता हूँ आपको. तो जो पोएट है वो बोलता है, इन दिस गिवन वर्स, जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं इनमें पोएट कहता है दैट्स लवर्स डू नॉट केयर अबाउट द वेदर और द चेंज ऑफ क्लाइमेट. जो प्रेमी हैं वो मौसम और क्लाइमेट जो उनके चेंज से उनको कोई भी फिक्र नहीं है, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मौसम की चेंजिंग से. ही आल्सो सेज दैट द रे ऑफ द सन इज़ वेरी ब्राइट एंड पावरफुल. जो पोएट है वह बोलता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत ही चमकदार और बहुत ही शक्तिशाली हैं. येट ही शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हिज पावर, परंतु सूर्य को इसका घमंड नहीं करना चाहिए. बिकॉज लवर्स आर इनडिफरेंट टू द राइज ऑफ सन, क्योंकि जो लवर्स हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सूर्य के उगने का. एज दे कैन स्टिल गो विद लव इवन आफ्टर द सन राइजेज, क्योंकि सूर्य उगने के बाद भी वो अपना प्रेम करना जारी रख सकते हैं. तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन जिसमें कि पोएट ने कहा कि लवर्स को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता सूर्य के उगने या डूबने से, क्योंकि वो अपना प्रेम उसके बाद भी जारी रख सकते हैं. तो चलिए अब हम चलते हैं नए स्टैंजा की तरफ और देखते हैं नए स्टैंजा में क्या लिखा है और देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन. तो दोस्तों आ गए हम नेक्स्ट स्टैंजा पे, और ये स्टैंजा जो है पिछले से थोड़ा सा रिलेटेड है. और यहाँ पे पोएट क्या कहता है हम देखते हैं. यहाँ पे पोएट कहता है कि आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंग. जो पिछले स्टैंजा में हमने देखा कि जो सूर्य है वो सोचता है कि उसकी किरणें बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही चमकदार है. तो यहाँ पे पोएट कहता है कि आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंग, मैं तुम्हें पलक झपका के ही तुम्हारी किरणों को गायब कर सकता हूँ. बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, मगर मैं ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मैं अपनी प्रेमिका को नहीं देख पाऊँगा. अगर मैं ज़्यादा देर तक अपनी आँखें बंद रखता हूँ और तुम्हें अदृश्य कर देता हूँ अपनी आँखों से, तो मैं ज़्यादा देर तक अपनी प्रेमिका को भी नहीं देख पाऊँगा. इफ़ हर हाई आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड दिन, फिर पोएट कहता है कि अगर मेरी प्रेमिका की आँखें ही तुम्हें अंधा ना कर दें और तुम्हारी किरणों से ज़्यादा चमकदार ना हो, तब तुम कहना लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, देखो कल लेट आना और मुझसे बताना. इसका जो थोड़ा सा है क्यों कल लेट आना और क्यों मुझे क्या बताना, ये अगले स्टैंजा में है. तो हम अगले स्टैंजा में इसका मतलब समझेंगे कि अगले स्टैंजा में पोएट ने क्यों कहा है कि लुक देखो और कल लेट आना. तो ये था स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन. अब देख ही लेते हैं इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो कि एग्ज़ाम में हम लिखेंगे. फिर अगले स्टैंजा में हम जानेंगे लुक एंड टुमारो टेल मी क्यों ऐसा कहा पोएट ने. तो चलिए देख लेते हैं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट. तो दोस्तों बात करें रेफरेंस की, तो यहाँ पे रेफरेंस फिर से मैंने थोड़ा सा बदल दिया है, कुछ वर्ड्स बदल दिए हैं, बाकी सेम मीनिंग वही है. तो आपको जो पसंद आए वही लिखें एग्ज़ाम में. तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया है, दिस लाइन्स हैव बीन क्वेटेड फ्रॉम द पोएम द सन राइजिंग कंपोज्ड बाय जॉन डर्ने. और इसका एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं. तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है पोएट ने, द पोएट सेज दैट द सन शुड नॉट फील प्राउड ऑफ इट्स पावर एंड ग्लोरी बिकॉज द बिलोड्स आइज आर मोर ब्राइट दैन द ब्राइटनेस ऑफ द सन रेज. तो दोस्तों यहाँ पे पोएट ने कहा है कि जो सूर्य है उसे अपनी किरणों पर अब बहुत ही ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए. बिकॉज द बिलोड आइज, क्योंकि उसकी प्रेमिका की जो आँखें हैं, आर मोर ब्राइट दैन द ब्राइटनेस ऑफ द सन रेज, उनमें सूर्य की रोशनी से ज़्यादा अधिक चमकदार हैं उसकी प्रेमिका की आंखें. तो यहाँ पे जो पोएट है वो यही बोलना चाहता है कि उसकी प्रेमिका की आंखें सूर्य की रोशनी से ज़्यादा भी चमकदार हैं. तो दोस्तों ये था रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट. अब चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. तो दोस्तों बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में पोएट ने क्या बोला उसका हम देखते हैं. तो यहाँ पे दिया है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट द सन शुड नॉट बोस्ट ऑफ इट्स पावर एंड ग्लोरी. तो दोस्तों इन पंक्तियों में जो कवि है वो बोलता है कि सूर्य को अपनी पावर यानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और उसका घमंड नहीं करना चाहिए. बिकॉज व्हेन द लवर क्लोजेज हिज आइज द सन सीजेज टू एग्जिस्ट,
क्योंकि जब जो लवर हैं, जो प्रेमी हैं, अपनी आंखों को बंद कर देते हैं तो जो सूर्य का पावर, ग्लोरी और उसकी चमकदार रोशनी है वो ख़त्म हो जाती है। पीपल बिकम डेजल्ड बाय द ब्राइट लाइट ऑफ द सन। जो लोग हैं वो सूर्य की किरणों से चकमका जाते हैं और सूर्य की किरणों से भयभीत भी हो जाते हैं, क्योंकि जो वो बहुत ही स्ट्रांग हैं। बट द सन इटसेल्फ डेजल्ड बाय पोएट्स बिलोड आइज। मगर जो पोएट है वो बोलता है कि जो सन है वो खुद चकमका जाएगा पोएट की बिलोड से, यानी कवि की प्रेमिका की आंखों से जो सूर्य है वो खुद चकमका जाएगा, क्योंकि उस प्रेमिका की आंखें बहुत ही चमकदार हैं। द पोएट टेल्स टू द सन टू लुक एट हिज बिलोव्ड। जो पोएट वो बोलता है कि वह उसकी प्रेमिका को देखे। हर आइज आर लाइक टू डेजलिंग सन। जो उसकी प्रेमिका की दोनों आंखें हैं वो लग रही हैं जैसे दो सूर्य हों। द पोएट आस्क सन टू टेल हिम अबाउट द टाइम। जो पोएट है वो बोलता है, जो पोएट है वो पूछता है सन से कि जो टाइम है वो बताओ। व्हेन ही विल रिटर्न टुमारो, जब तुम आओगे। एंड ही वार्न हिम टू बी श्योर नॉट टू कम सो सून। जो पोएट है वो इन लाइन में बोलता है कि अगर तुम कल आते हो तो कल सवेरे मत आना, कुछ लेट से आना, और टाइम का ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ और कल तुम लेट से आना। तो पोएट बोलता है कि कल तुम लेट से आना। और लेट से आना क्यों, ये तो हम अगले स्टैंजा में जानेंगे कि वो लेट से आने के लिए क्यों बोलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है। तो दोस्तों बात करें नेक्स्ट स्टैंजा की, तो यहाँ पे दिया है वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइंड, बी वेयर दो लेफ्ट देम आर लाई हेयर मी, आस्क फॉर दोज किंग्स होम दो सॉ स्टरडे, एंड दो सेल हियर ऑल हेयर इन वन बेड ले। तो दोस्तों पीछे हमने देखा कि वो कहता है कि पोएट कहता है कि कल तुम लेट से आना। तो वो लेट से आने के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि वो कहता है कि तुम देखना कि जो बहुत इंडियाज़, जो कि दोनों ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया हैं, उनकी मसालों की मसाले और खाने वहीं पे हैं जहाँ तुमने पहले देखा था। वी वेयर दो लेफ्ट देम और लाई हेयर विद मी, या वो मेरे साथ इस बिस्तर पे आ गए हैं। यहाँ पर पोएट जो है वो बोलना चाहता है कि उसकी प्रेमिका में सब कुछ समाहित है, जो कि ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया की स्पाइसेस की खुशबू और जो माइन है उनमें सोने चांदी जो होते हैं, आभूषण होते हैं, उनकी सुंदरता सब उसकी प्रेमिका में है। तो वह उसके लिए उसके बेड पर ही है। आगे देखते हैं क्या बोलता है पोएट। पोएट बोलता है आस्क फॉर दोज किंग्स होम दो सॉ स्टरडे। जाओ और पूछो उन राजाओं से जो कि तुमने कल उनको देखा था। एंड दो सॉल हियर, और उनके पास जो धन दौलत है उनको जाकर देखो। ऑल हियर इन वन बेड ले, वो मेरे साथ इस बेड पर आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी प्रेमिका की तारीफ कर रहा है और बोलता है कि जो वो किंग है और उनके पास जो धन दौलत है वो सब मेरी प्रेमिका में समाहित हैं। उन सब का धन दौलत और उन सब की ताकत सब कुछ मेरी प्रेमिका के बराबर है। मेरी प्रेमिका का तुलना किसी से नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे वो यही बोलना चाहता है कि वो सारी ताकत, वो सारे धन दौलत, खुशबू उसकी प्रेमिका में समाहित हैं और वो इस बेड पर हैं। तो दोस्तों ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब चलिए देख लेते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे पढ़ लें, याद कर लें और एग्ज़ाम में लिख दें। तो कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो कि प्रसंग है, यहाँ पे प्रसंग में हम क्या लिखेंगे अगर एग्ज़ाम में स्टैंजा आ जाता है तो। इन दिस पैसेज द पोएट सेज। दोस्तों आपको हमेशा इन दिस पैसेज द पोएट सेज लगा के स्टैंजा चालू करनी है, क्योंकि अगर आपको स्टैंजा टाइम से नहीं याद रहता तो ये लगाने से आपका स्टैंजा जो है अच्छा दिखने लगता है और इससे लगाने से आप स्टैंजा थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है। तो ये हो गया इन दिस पैसेज द पोएट सेज। जो ये पैसेज इसमें पोएट बोलता है, सन कैन गो along इट्स जर्नी अराउंड द अर्थ एंड वॉच द वंडरफुल कंट्रीज ऑफ द अर्थ। कि सूर्य जो है वो जाए एक जर्नी पर, एक यात्रा पे, पूरी अर्थ की यात्रा पे, और देखे वो जो सुंदर कंट्रीज़ हैं इन वर्ल्ड में, इन संसार में जो सुंदर कंट्रीज हैं उनको देखे और उनकी तुलना आके मेरी प्रेमिका से करे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने पैसेज क्यों लगाया है। तो यहाँ पे स्टैंजा आप लिखें एग्ज़ाम में, लेकिन ये पैसेज मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते समय भी लोग पैसेज ही लगा देते हैं और पूछते हैं कि इन दिस गिवन पैसेज। तो आप पैसेज मत लगाएं क्योंकि ये पोएम है, तो इस यहाँ पे स्टैंजा लगाएं और यहाँ पे स्टैंजा ही रहने दें। तो दोस्तों ये था रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट।
अब चलिए हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन जो कि हमें एग्ज़ाम में लिखना है। तो दोस्तों बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है इन दिस लाइन्स। ये जो पंक्तियाँ हैं, द पोएट टेल्स सन टू गो एंड फाइंड आउट वेदर द एरोमा ऑफ स्पाइसेस of East India and the gold and diamonds of the West India are present in his place or whether he left his place and went with me to the willow's bed। तो दोस्तों यहाँ पे पोएट इन पंक्तियों में कहता है सूर्य को कि सूर्य जाओ और देखो कि जो मसालों की खुशबू है ईस्ट इंडिया की और जो वेस्ट इंडिया के गोल्ड एंड डायमंड्स हैं वो उस जगह पे उपस्थित हैं या फिर मेरी विलोड्स के बेड पर आ गए हैं। क्योंकि पोएट जो है, जो वो मानता है कि जो एरोमा यानी मसालों की खुशबू हैं और जो गोल्ड और डायमंड की सुंदरता है वो सब उसकी प्रेमिका में समाहित हैं। तो वो उसकी बेड पर है, उसकी प्रेमिका, तो वो मानता है कि वो सभी सुंदरता उसकी बेड पर ही है। बिकॉज द बिलोड हैज़ कंटेंट द फ्रेग्रेंस ऑफ ईस्ट इंडिया एंड द गोल्ड एंड डायमंड्स ऑफ द माइंस ऑफ वेस्ट इंडिया। दोस्तों यहाँ पे आगे पोएट ने वही कहा है क्योंकि द बिलोड्स जो उसकी प्रेमिका है वो खुशबू रखी है ईस्ट इंडिया की और वेस्ट इंडिया के गोल्ड एंड डायमंड से सुसज्जित है। और दोस्तों पोएट है जो आगे बोलता है गो एंड आस्क द किंग हुज ही हैड द वेल्थ एंड द प्रेस्टीज दैट ही हैज़ नाउ आर द वेल्थ। और पोएट आगे बोलता है कि जाओ और पता करो उन राजाओं से जिनके पास धन दौलत और वैभव था, क्या उनके पास अभी वो धन दौलत और वैभव है। स्प्लेंडर एंड मजेस्टी ऑफ द होल वर्ल्ड हैज़ कम टू बुलेट्स बेड। या फिर वो जो धन दौलत और वैभव हैं वो मेरी प्रेमिका के बेड पर आ गए हैं, मेरी प्रेमिका के रूप में। तो दोस्तों इस पूरे स्टेंजा में पोएट यही कहना चाहता है कि वो जाए और पूरी दुनिया का भ्रमण करे और देखे जहाँ पे वो मसालों की खुशबू और जो सोने और डायमंड्स हैं और जो राजाओं के धन वैभव हैं वो वहीं पर हैं या फिर उसकी प्रेमिका के साथ उसके बेड पर आ गए हैं। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें और एग्ज़ाम में लिख दें जिससे आपको अच्छे नंबर्स मिलें। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा है पोएट ने और उसका व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों बात करें नेक्स्ट स्टैंजा की, तो यहाँ पे पोएट है जो वो बोलता है अपनी प्रेमिका को सी इज़ ऑल स्टेट यानी वह सभी राज्य हैं एंड ऑल प्रिंसेस आई और मैं सभी राजा हूँ, मैं यानी उस सब राज्यों का वो राजा है। नथिंग एल्स इज यानी इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रिंसेस डो बट प्ले अस राजा तो बहुत हैं लेकिन वो हमारी कॉपी करते हैं, हमारी नकल करते हैं। कंपेयर टू दिस अगर उनकी तुलना की जाए तो वो हमारी नकल करते हैं। ऑल ऑनर आर मिनिक्यू जो उनके ऑनर से प्रतिष्ठा है वो सब झूठा है। ऑल वेल्थ एल्केमी यानी उनका जो धन वैभव है वो सब दिखावा है। तो दोस्तों इस स्टेंजा में जो पोएट है वो यही बोलना चाहता है कि उसकी प्रेमिका सभी राज्य हैं और वो उन सभी का राजा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो राजा हैं वो उनकी कॉपी करते हैं और उनका जो मान प्रतिष्ठा और पैसा धन दौलत वैभव है वो सब दिखावा है। दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन। दोस्तों बात करें अगर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की, तो यहाँ पे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट मैंने एक ही में लिख दिया है, इसलिए क्योंकि कुछ किताबों में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक ही में आते हैं तो वहाँ हम समझ नहीं पाते हैं कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अलग अलग याद करें या एक ही में, तो आप कोई भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का मतलब। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द सोनेट इंटाइटल द सन राइजिंग कंपोज्ड बाय जॉन डने द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ये जो पंक्तियाँ हैं वो ली गई हैं द सन राइजिंग चैप्टर से, जिसे कंपोज किया है जॉन डने ने यानी लिखा है जॉन डने ने, जो कि पिता माने जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री के। उसके आगे सीधा कॉन्टेक्स्ट को वैसे ही उतार दिया गया है और इसी तरह आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है द पोएट टेल्स द सन दैट हिज बिलोड इज़ द होल वर्ल्ड फॉर हिम। जो पोएट है, जो कवि है, वो सन से यह बोलता है कि जो उसकी प्रेमिका है उसके लिए सार है। और उसके आगे बोलता है लाइक द एपिटोम ऑफ ऑल द स्टार्स इन द वर्ल्ड, जैसे कि सितारे इस दुनिया के प्रतीक हैं वैसे ही उसकी प्रेमिका उसके लिए प्रतीक है, यानी कि उसके लिए सब कुछ है। तो दोस्तों ये था रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। अब चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन ये थोड़ा छोटा ही मैंने रखा है, आप बड़ा भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के।
तो कुछ भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। इन दिस स्टैंजा द पोएट इज सेइंग टू द सन दैट हिज गर्लफ्रेंड इज़ द क्वीन ऑफ द होल वर्ल्ड एंड ही इज़ द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो पोएट क्या कहता है इस स्टैंजा में कि वो उसकी प्रेमिका जो है यानी उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो पूरे संसार की रानी है और वह पूरे संसार का राजा है। देयर इज़ नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एज मैनी एज देयर आर किंग इन दिस वर्ल्ड, और जो भी राजा हैं इस दुनिया में, दे इमिटेट अस, वो हमारी कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। एंड ऑल द वेल्थ एंड ओपुलेंस दे हैव इज़ ए फॉल्स प्रोटेंस, और उनके पास जो भी मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत वैभव है वो सब दिखावा है, वो सब झूठा है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है, आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, तो बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा मीनिंग जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये एक्सप्लेनेशन था। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा क्या बोलता है, और नेक्स्ट स्टैंजा को देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों बात करें नेक्स्ट स्टैंजा की, तो यहाँ पे दिया हुआ है, दो सन्ने आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी इन दैट द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड दस, दाइन एज आस्क्ड ईज एंड सिंस दाई ब्यूटीज वी टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन इन वार्मिंग अस। दोस्तों यहाँ पे जो पोएट है वो बोलता है दो सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी। यहाँ पे जो पोएट है वो बोलता है कि हे सूर्य, तुम तो हमारे से आधे भी खुश नहीं हो। इन दैट द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड दस, क्योंकि वो बोलता है कि तुम हमारे से भी खुश नहीं हो क्योंकि तुम अकेले हो और हम दो लोग हैं। उसके आगे बोलता है इन दैट द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड दस, यानी कि जो ये पूरा संसार है वो हम में सिकुड़ गया है। दाइन एज आस्क एज, यहाँ पे पोएट बोलता है कि तुम्हारी उम्र जो है वो अब आराम मांग रही है। एंड सिंस दाई ड्यूटीज़ भी, और तुम्हें अपना कर्तव्य भी निभाना है, जो ड्यूटी है वो भी करनी है। टू वार्म द वर्ल्ड, जो कि तुम्हारी ड्यूटी है संसार को गर्म रखना। दैट्स डन इन वार्मिंग अस, जो तुम कर सकते हो हमें गर्म रख के। तो दोस्तों इस स्टैंजा में जो पोएट हो वही बोलता है कि जो तुम हो वो हमसे आधे खुश हो, हम तो दो हैं, हम पूरे खुश हैं, और पूरा संसार जो है वो हमें सिकुड़ा हुआ है क्योंकि हम ही दो लोग पूरे संसार का निर्माण करते हैं। और जो तुम्हारी उम्र है वो अब आराम मांग रही है, मगर तुम्हें अपनी ड्यूटी भी करनी है। तो तुम ऐसा करो, हमें गर्म करो, और हमें गर्मी प्रदान करने से तुम पूरे संसार को गर्मी प्रदान कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन। अब चलिए देखते हैं इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों बात करें रेफरेंस की, तो आप रेफरेंस को आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि रेफरेंस कैसे लिखना है, और याद भी हो गया होगा अब तक। तो रेफरेंस आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं हम कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में जो पोएट है उसने बोला है इन दिस लाइन्स पोएट इज सेइंग दैट द सन इज़ नॉट इवन हाफ हैप्पी एज द लवर्स आर। जो इन पंक्तियों में पोएट ने कहा है कि जो सूर्य है वो प्रेमियों से आधा भी खुश नहीं है, क्योंकि वो प्रेमी जो हैं वो दो लोग हैं और सूर्य अकेला है। तो दोस्तों ये था कॉन्टेक्स्ट, और देखते हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन। दोस्तों बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो पोएट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन दिस पोएम द पोएट इज़ कंपेयरिंग हैप्पीनेस ऑफ लवर विद सन। जो ये कविता है इसमें जो पोएट है कवि हैं वो तुलना करते हैं खुशियों का सूर्य और प्रेमियों के बीच, मतलब इनमें से कौन सबसे ज़्यादा खुश है। ही इज़ सेइंग दैट द सन इज़ नॉट इवन हाफ हैप्पी एज द लवर्स आर। वो कहते हैं कवि है जो वो कह रहे हैं कि सूर्य जो है वो आधा भी खुश नहीं है प्रेमियों जैसा, यानी कि जो प्रेमी हैं जितना खुश हैं उसके आधे बराबरी के भी सूर्य खुश नहीं है। द पोएट सेज दैट द होल वर्ल्ड इज सेंटर इनटू द बेडरूम ऑफ द लवर्स। जो कवि है वो बोल रहा है कि जो पूरे संसार का केंद्र है वो प्रेमियों का बेडरूम है। द ड्यूटी ऑफ द सन इज़ टू वार्म द होल वर्ल्ड सो इट शुड अपीयर इनटू द बेडरूम ऑफ द लवर्स। जो कर्तव्य है सूर्य का, यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि जो कर्तव्य है सूर्य का वो क्या है कि पूरे संसार को गर्मी प्रदान करना। इसलिए उसे जो पोएट है वो बोलते हैं कि इसलिए सूर्य को अपीयर होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए कहाँ पे, बेडरूम ऑफ द लवर्स, यानी कि प्रेमियों के बेडरूम में। एंड ट्राई टू वार्म देयर बेडरूम, और उसे कोशिश करना चाहिए कि वो प्रेमियों के बेडरूम को गर्म कर सके, गर्मी प्रदान करे। इन द प्लेस ऑफ रोटेटिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, ना कि पूरे संसार को चक्कर लगाने के जगह, यानी कि पूरे संसार की चक्कर लगाने की जगह उसे प्रेमियों के रूम को
गर्मी प्रदान करना चाहिए। बिकॉज द वर्ल्ड लिव्स इन टू द लवर्स बेडरूम, क्योंकि जो पूरा संसार है वो प्रेमियों के बेडरूम में ही रहता है। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, जो कि 2 ही लाइन का है, और देखेंगे इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों बात करें इन लास्ट की 2 लाइनों का जो व्याख्या है और इसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है, तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया है साइन हेयर टू अस एंड दो आर्ट एवरीवेयर, दिस बेड द सेंटर इज, दिस वॉल्स द स्पेयर। जो पोएट है वहाँ यहाँ पे बोलते हैं कि साइन हेयर टू एस, मतलब हमारे पास चमको, यानी कि अपनी गर्मी जो है वो हमें प्रदान करो, एंड दो आर्ट एवरीवेयर, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम समझो कि ये सभी पूरे संसार वालों को गर्मी प्रदान कर रहे हो या पूरे संसार वालों के सामने चमक रहे हो। जो पोएट है वहाँ पे यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास चमको, अगर तुम हमारे पास अपनी गर्मी या चमक देते हो तो समझो तुम पूरे संसार को गर्म कर रहे हो, क्योंकि पूरा संसार हम में ही समाहित है, ये पोएट मानते हैं। और इसकी अगली लाइन में पोएट क्या बोलते हैं, दिस बेड द सेंटर इज, दिस वॉल्स द स्पेयर्स, दिस बेड द सेंटर इज। पोएट बोलते हैं कि जो ये हमारा बेड है, बेडरूम में जो उनका बेड है जिन पे वो सोते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये पूरे संसार का केंद्र है, उन्होंने पहले बोल दिया, और बोल रहे हैं कि ये केंद्र है तुम्हारा, दिस वॉल्स दिस स्पेयर, और ये जो दीवारें हैं वो तुम्हारी कक्षाएं हैं। यहाँ पे पोएट है जो वो बोलना चाहते हैं कि तुम हमारे पास चमको, और कैसे चमको, कि जो मेरा बेड है उसे केंद्र मान लो, और जो मेरे घर की 4 दीवारी हैं या जो दीवारें हैं मेरे कमरे की, उस दीवारों को अपना केंद्र मान के हमारा चक्कर लगाओ और हमें ही गर्मी प्रदान करो। तो दोस्तों ये था इन दोनों लाइनों का व्याख्या, और चलिए देखते हैं इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जैसा कि हमने पीछे कई पैसेज यानी कई स्टैंजाओं का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और देखा है, तो आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको कैसे लिखना है। तो आपको रेफरेंस याद ही हो गया हो, फिर भी हमें रेफरेंस पढ़ देते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जॉन डने पोएम इंटाइटल्ड द सन राइजिंग। ये रेफरेंस जो है वो काफ़ी इजी है, यही रेफरेंस आप अपने एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं, तो यही याद कर लें। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो दिया है, इन दिस लाइन्स द पोएट इज सेइंग दैट इफ़ द सन शाइन्स इनटू द बेडरूम ऑफ लवर्स इट विल बी एबल टू मार्क इट्स प्रेजेंस एवरीवेयर। दोस्तों इन लाइनों में यानी कि इन पंक्तियों में जो कवि है वह यही कहना चाहता है कि अगर सूर्य प्रेमियों के बेडरूम में चमकता है, इसका मतलब वह पूरे संसार में चमकता है। यानी कि अगर वो प्रेमियों के बेडरूम में चमकता है तो वह अपना जो अस्तित्व है वो चारों तरफ बिखेरेगा और सब जानेंगे कि वह चारों तरफ चमक रहा है। तो ये था जॉन डने द्वारा लिखे गए लास्ट दोनों लाइनों का कॉन्टेक्स्ट। अब चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों बात करें लास्ट की इन 2 लाइनों का एक्सप्लेनेशन, तो आपको काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इन 2 लाइनों का एक्सप्लेनेशन मैंने किया है यहाँ पे। और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो ये 2 लाइन कभी भी नहीं आएंगे, इनके साथ इनके ऊपर के 2 लाइन और, यानी कि पूरी की पूरी 4 लाइन आपको एक्सप्लेनेशन में आएगी। फिर भी हम देख लेते हैं इन 2 लाइनों का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम सीरियल वाइज पूरा रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं, तो लास्ट में ये 2 लाइन बचा था, तो इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, इन दिस लाइन्स द पोएट इज सेइंग टू द सन दैट इफ he the sun shines into the bedroom of lovers it will be able to mark its presence everywhere। तो दोस्तों आप देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट मिलता जुलता है और थोड़ा सा बस बड़ा है। और इसमें बड़ा क्या है, इन दिस लाइन्स द पोएट इज सेइंग टू सन दैट इफ ही द सन शाइन्स इनटू द बेडरूम ऑफ लवर्स इट विल बी एबल टू मार्क इट प्रेजेंस एवरीवेयर। यानी थोड़ा सा इसमें बड़ा हुआ है, बाकी सब तो कॉन्टेक्स्ट का ही सीधा मैंने डाल दिया, क्योंकि ये 2 ही लाइनों का है, तो आपको 2 लाइनों का कहाँ से कौन एक्सप्लेनेशन लाया जाएगा, यही 2 लाइनों का यही एक्सप्लेनेशन निकल रहा है। तो इन दोनों लाइनों का एक्सप्लेनेशन में यही बोल रहे हैं पोएट कि जो सूर्य है वो अगर बेडरूम यानी कि प्रेमियों के बेडरूम में चमकता है तो वो अपना जो अस्तित्व है, अपना जो पहचान है, अपना जो मतलब दर्शा देगा पूरे संसार में कि वो सभी जगह अवेलेबल है। अगर वो केवल बेडरूम में, प्रेमियों के बेडरूम में ही चमके तो भी वह अपना अस्तित्व पूरे संसार में दर्शा देगा, यानी सब लोग जान जाएंगे कि ये सूर्य चमक रहा है। ये कवि का कहना है। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहें और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।